Hello dear students, welcome to your NET NTT एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अभी से पहले हम बहुत कुछ समझ चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात किए थे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की, इंडोसिम्बियोसिस की बात किए, ठीक है। आज हम सेल ऑर्गेनल्स पर आ रहे हैं। तो हम सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो सेल के अंदर पाए जाने वाले वो पार्ट, वे सब्सटेंसेस, वे मॉलिक्यूल्स आप कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी में हम पढ़े हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम का बना होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन का बना होता है, ऑर्गन टिश्यू का बना होता है, टिश्यू सेल का बना होता है, सेल मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ये पहले का कंसेप्ट था। अब तो आएंगे तो और आ जाएंगे सेल ऑर्गेनल का बना होता है। सेल ऑर्गेनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना होता है ना। लिपिड लाइको प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, तो लिपिड प्रोटीन का बना होता है। आगे और पता चलेगा। तो हम आज सेल ऑर्गेनल को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या है। सेल ऑर्गेनल आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है भैया इतना बताइए सेल ऑर्गेनल क्या है, तो कहेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सेल। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, इसलिए स्ट्रक्चर की बात करेंगे क्योंकि हमारी आंखें खुल गई। जो हम पहले कह रहे थे ना कि नहीं यार सेल मॉलिक्यूल से बना होता है, लेकिन जब सेल के बारे में हम जाने, ज्यादा नहीं, वही कोई 50-60 साल पहले, 70 साल पहले ले लीजिए, नहीं 50 साल पहले, 50 साल पहले तक, 60 साल पहले जब हमें पता चला, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो हम जब सेल के अंदर झांके तो देखे यार इनके अंदर तो सेल ऑर्गेनल है। कैसे कह रहे थे कि सेल मॉलिक्यूल्स का बना होता है? ये तो पहले वही लोग पढ़ा रहे थे कि सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अब तो गलत हो गया। तो कह रहे स्ट्रक्चर, इसलिए बात करेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सेल that perform a specific functions of cell are known as cell organelles, ठीक है। वैसे सेल के अंदर पाए जाने वाले वे स्ट्रक्चर्स जो सेल की फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, कोई काम कर लेते हैं, सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। सेल ऑर्गेनल तीन क्लासेस में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सेल ऑर्गेनल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो पहला डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल, फर्स्ट डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल, सेकेंड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, एंड थर्ड ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अभी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के बारे में जानना है तो देखिए, अभी वीडियो बना हुआ है, इसमें हमने इससे पहले की वीडियो में बताया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के बारे में। चलिए, डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल तो ढेर सारे हो गए, गोल्गी बॉडी है, फिर आपको राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर हो गया इस तरह से काफी सारे लाइसोसोम्स है। ये तो सब डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल 2 हैं। एनिमल के केस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल के केस में। प्लांट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 2 डिपेंडेंट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। और ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कौन सा है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल आप मेरी पिछले वीडियो में देख लीजिए, काफी डिटेल से मैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की बात किया।
कि कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे आए होंगे, एविडेंस क्या है, वगैरह काफी सारी डिटेल में बताया हुआ है। आप उन्हें देखिए और समझ लीजिए, क्योंकि अब उसके बारे में ज्यादा बात करना दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी प्रेशियस। चलिए, तो आज हम एक जिस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गन की, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने देखा, कहां देखा, क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले क्या किसने देखा, कहां देखा, क्या कहा उसे? तो भाई सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने देखा। किसने देखा? कोलिकर ने देखा। किसने देखा? कोलिकर ने देखा। कहां देखा? कहां देखा? तो इसे वो देखा थाई मसल ऑफ कॉकरोच में। थाई मसल ऑफ कॉकरोच में देखा। ठीक है, थाई मसल के कॉकरोच में देखा। क्या कहा? सार्कोसोम कहा। क्या कहा? सार्कोसोम कहा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कोलिकर ने। कहां देखा? कॉकरोच के थाई मसल में। क्या कहा उसे? सार्कोसोम में। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर मेमोनिक्स है, याद कैसे रखिए, याद रखिए कि कॉकरोच के थाई मसल के मतलब जान की जो मसल होती है, ये जान वाली मसल, थाई मसल के सर को कोयला कर दिया। कोयला कर दिया। कॉकरोच के थाई मसल के सर को कोयला कर दिया। कोयला कर दिया सर हो गया कोलिकर। कोयला कर दिया कोलिकर। क्या कहा? सार्कोसोम। सार्कोसोम कहा। किसे? तो कॉकरोच के थाई मसल को। कॉकरोच के थाई मसल को कोलिकर ने सार्कोसोम कहा, जिसे बाद में हमने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा? कोलिकर ने। कहा देखा? कॉकरोच के थाई मसल में। और क्या कहा उसे? सार्कोसोम कहा। राइट। अब हम आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि तो ये बताइए, ठीक है कोलिकर ने तो सार्कोसोम कहा, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? वो कौन से खूबसूरत बायोलॉजिस्ट है, जरा उनका नाम भी तो बताइए। अरे ठीक है बताते हैं, बट इसी बीच अभी और भी लोगों ने इसे देखा और उन्हें अलग अलग नाम दिया। बायोलॉजी की यही तो खूबसूरत है, जीव विज्ञान की, कि भाई लोग देखते रहते हैं पहले और जो जानकारी मिलती है कि उन्हें, उस आधार पर उन्हें अपना नाम देते रहते हैं। फ्लेमिंग ने किसके बाद? कोलिकर के बाद इसे फ्लेमिंग ने जब देखा तो इसे फीला कहा। चपटा था इसलिए इसे चपटा स्ट्रक्चर दिखा था। इसे क्या कहा? फीला। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा।
लेकिन जो प्यारा सा खूबसूरत सा प्रचलित नाम दिए, कौन दिए? बेंडा। कौन दिए? बेंडा। इन्होंने कहा इसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अब क्यों कहा हाई लेवल के स्टडी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये जानेंगे कि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक, मान लिए। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? इट इज सॉसेज शेप्ड सिलिंड्रिकल ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल। इट इज सॉसेज शेप्ड सिलिंड्रिकल सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप्ड सिलिंड्रिकल सेल, कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन सिलिंड्रिकल, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, कैसा होता है? सॉसेज शेप का सिलिंड्रिकल डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है। सॉसेज का मतलब लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा, लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा। अगर इनकी डायमीटर की बात करते हैं, सेल की ऑन एवरेज डायमीटर की बात करते हैं, तो इनकी डायमीटर 0.2 से माइक्रोन से 1 माइक्रोन के बीच हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म में है, कहां है। एवरेज डायमीटर की अगर बात करते हैं, एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोन की होती है, यानी अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 माइक्रोन के हैं। इनकी लेंथ की अगर बात करते हैं, लंबाई, इनकी लंबाई तो ये 1 माइक्रोन से 4 माइक्रोन के बीच होता है। इनकी लंबाई 1 माइक्रोन से 4 माइक्रोन के बीच होता है। अब प्रश्न है, क्या सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसे होते हैं या कहीं अलग भी टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी की छोड़िए, जो एनिमल है, सारे एनिमल्स के सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक जैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। बात है कि पहले ही बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। इनकी शेप पर के लिए बहुत अधिक रिसर्च की भी आवश्यकता है। अरे बड़े तब ना आराम से देख लिया। हाँ, नाक कितने प्रकार के हो सकते हैं? ऊंचे नाक वाले, दबे नाक वाले, चपटे नाक वाले, खड़े नाक वाले, पड़े नाक वाले, गोल नाक वाले। देख ले, चुकी नाक देख लेते हैं कैसा है, गोल है, चपटा है, खड़ा है, बैठा है, उठा। पता ना अगर चपटी नाक वाली है, वो चपटा नाक वाला है, उसका नाक पसरा हुआ है, उसका नाक उठा हुआ है। देखिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े इतनी आसानी से देख लेंगे, और सबके देखने की बस की थोड़ी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखिएगा ना, अब ऐसा तो नहीं घर घर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। विश्व की कल्पना वो दिन आ जाए जब हर घर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, हर बच्चा शुरू से ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर पढ़े, हर बच्चे को शुरू से विज्ञान की बहुत जानकारी है। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाए। ऐसे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। कल के डेट में हर स्कूल में, हर क्लास में, क्लास के हर बेंच पर हर स्टूडेंट के लिए अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। इट्स पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि चलिए बात करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी, हमें लंबी लंबी ऐसे नहीं फेंकना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे ऑर्गेनल
एक जैसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका स्पर्म सेल, अब स्पर्म सेल पता है ना, मेल सेक्स गैमेट स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरल होता है, कुछ ऐसा लिपटा रहता है। ये हेड हो गया, एक्रोसोमल हेड। क्या? एक्रोसोमल हेड। इसके बाद ये मीड बॉडी होता है, इसमें स्पाइरल शेप में ऐसे ऐसे ये स्पाइरल शेप में ये माइटोकॉन्ड्रिया लिपटा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। और ये लंबी सी टेल हो गई। तो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप का होता है, स्प्रिंग जैसी रचना होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पर्म सेल का माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल होता है, राइट। ये इसके बारे में कुछ और जान लीजिए, तो जानिए समझिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। अब सेल में एनिमल सेल का दो सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेनस होता है। एनिमल सेल में दो सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेनस होता है, पहला न्यूक्लियस और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, एनिमल सेल का न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें न्यूक्लियस का जो दोनों मेम्ब्रेन होता है वो फ्यूज्ड होता है, मींस इसमें ये पोरस होता है, यानी न्यूक्लियस का कई जगह पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिलकर वहां पर छेद बना देते हैं, जिससे न्यूक्लियस के आर पार सब्सटेंसेस आसानी से आ जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन कैसा होता है, बस 30 सेकंड इंतजार कीजिए, 30 सेकंड के बाद इनको बात कर लेंगे। प्लांट के 3 सेल ऑर्गेनल, प्लांट सेल में क्या क्या, तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, याद रखिएगा। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन फ्यूज और पोरस होता है, इनके मेम्ब्रेन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो उससे पहले समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होता है, राइट। अब देखिए दोनों मेम्ब्रेन के कैसे होते हैं। आउटर सेल मेम्ब्रेन और ये हो गए इनके इनर सेल मेम्ब्रेन। इनर सेल मेम्ब्रेन है इनके। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। अब फिर एक बार रिकैप करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डायमीटर कितना होता है बताइए, कमेंट। डायमीटर 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.8 माइक्रोन, राइट, सॉरी 1.0 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक। एवरेज कितना? 0.5 माइक्रोन इन एवरेज। लेंथ की अगर बात करते हैं तो इसका लेंथ कितना होता है? 1 माइक्रोन टू 4 माइक्रोन, राइट। इनकी साइज की बात होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर बात करते हैं तो इनका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्ड पाया जाता है। इनका इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्ड पाया जाता है। इनके इनर मेम्ब्रेन
इनका इनर मेम्ब्रेन में एनिमल में अगर अभी इनफोल्ड है इनको तो अलग अलग नाम से जाते। इनका जो इनफोल्ड है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल का है, अगर ये एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है तब तो हम इसे कहेंगे क्रिस्टी। अगर ये इनफोल्ड एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया का है तो इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टी। अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया इसका इनर मेम्ब्रेन प्लांट सेल का है, इनफोल्ड प्लांट सेल का इनर इनफोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगा? ट्यूबुली। याद रखिएगा, सिर्फ ये याद नहीं रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनफोल्डेड है, इस इनर इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी। बहुत से लोग इसे कंफ्यूज होगा या बुक्स भी कर देते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज क्रिस्टी, बट आप याद रखिएगा दैट इज नॉट ओनली क्रिस्टी, बट अगर ये प्लांट में है, प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल है, तो इसे क्या कहेंगे? ट्यूबुली, राइट। अब इनका जो इनर कंपार्टमेंट हो गया, ये दो कंपार्टमेंट है ना, आउटर कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट में बट गया। ये जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया तीन कंपार्टमेंट में बट गया, ठीक है। तो इसका जो इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट में कुछ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस भरा रहेगा। ये भरा हुआ रहता है, किस चीज से भरा रहता है? डेंस होमोजेनस सब्सटेंस इसमें भरा रहता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। अच्छा, अब होमोजेनस और हेटेरोजेनस तो पता है ना आपको? होमोजेनस मतलब जिनके अगर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स हैं, दो या अधिक मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का सेम साइज है। हेटेरोजेनस मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट साइज है। तो इनमें होमोजेनस होता है, होमोजेनस सब्सटेंस या होमोजेनस मैट्रिक्स का भरा रहता है। याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज होमोजेनस। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज होमोजेनस, राइट। अब कह रहा है क्या? कंपार्टमेंटलाइजेशन। इनकी जो कंपार्टमेंटलाइजेशन, इनको जो कंपार्टमेंट बना होता है किसी का होता है, तो कह रहा कंपार्टमेंटलाइजेशन इज कंप्लीटली एंजाइमेटिक। यानी हम कह सकते हैं कि एंजाइमेटिक कंपार्टमेंटलाइजेशन इज observed in माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन तो होता है, वो कौन सा कंपार्टमेंटलाइजेशन है? मींस मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि एंजाइमेटिक कंपार्टमेंटलाइजेशन है? जैसे अब समुद्र की बात करते हैं ना, तो समुद्र में कहीं कहीं पर जहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि दो अलग अलग कलर का है। यानी जैसे खासकर अगर गर्म जलधारा के समुद्र और ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिल जाती है तो दो अलग अलग कलर दिख जाता है। अब उनमें दोनों में अलग करने वाली लेयर क्या है? तो वाटर का ही लेयर है वो। ऐसे तो दो वाटर बॉडी को अलग करने के लिए कोई सॉलिड दीवार खड़ा कर दे, दीवार बना दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अगर उनकी डेंसिटी का डिफरेंस हो गया, कई रीजन हो सकता है, डेंसिटी का डिफरेंस है, तो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण भी उनकी दो अलग अलग लेयर होगा, तो उनका जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, दो पार्ट में बांटे, वो किसी से बना? पानी से। उसी तरह से सेल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरह के कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। एक मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी अलग अलग भाग में बांटने वाली रचना मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो। दूसरा एंजाइमेटिक, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम, दो अलग अलग तरह के एंजाइम, जो एंजाइम्स आपस में ना मिलने दे तो वो भी कंपार्टमेंट बना देगा। तो उसी तरह से
जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का में जो कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है, वो पाया जाता है कौन सा? एंजाइमेटिक कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध रेस्पिरेशन से है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे एसोसिएटेड है? रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है। किससे? रेस्पिरेशन से। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। अभी तक आप पढ़े थे ना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच एक टर्म आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, मींस सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन को ही हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। अगर इनमें जो हम सेल ऑर्गेनल्स की बात किए, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की, जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लोरोप्लास्ट की भी स्टडी करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पॉइंट नोट करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? Thanks all for this lecture. In the next lecture, we will study some more about mitochondria. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम होता है, ऑक्सीसोम कहाँ होता है, ऑक्सीसोम क्या करता है, क्रिस्टी की क्या स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैट्रिक्स कैसा होता है, सारी बातें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और समझने का यही प्रयास करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन से कैसे डिफरेंट है। तब तक बने रहिए, बी विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।